तमाम साथियों का शुक्रिया और जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया। आप सभी को सलाम जोहार। साथियों, अभी पिछले 3 घंटे से जिस आइडिया ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर रहे थे, उस आइडिया ऑफ इंडिया में अगर हम शाहनवाज साहब ने जो बात कही वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूं। उन्होंने बात को कंक्लूड करते हुए राम और हे राम के बीच में लाकर के पूरे इंडिया को समेट करके रख दिया। मैं इस बात से इत्तेफाक रखते हुए, इससे असहमति जताते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया केवल राम और हे राम के बीच में ही नहीं है। इंडिया इससे बहुत बड़ा है। हमें लगता है कि गांधी जो कह रहे थे, गांधी जो चीज जी रहे थे, गांधी जो सिखा रहे थे, उससे बहुत बड़ा है इंडिया। क्योंकि जिस इंडिया की बातें हम लोग, दरअसल ये भी एक तरीके से ये कह लीजिए कि दो पॉलिटिकल पार्टी जो दो मेजॉरिटियन फोर्स है, जो वो डोमिनेंट फोर्स, वो दरअसल इस पूरी डिस्कोर्स को यहीं तक सीमित करने की कोशिश करती है कि हम गांधी के हे राम और राम के बीच में, पूरे के पूरे गॉडसे के बीच में इस लड़ाई को लिमिट करके रख दें। क्योंकि जब इस बहस को हम यहीं तक सीमित करते हैं, तब श्रीजी मालिक के जंगलों में जो आदिवासी लड़ रहे हैं उनकी बात बहुत पीछे छूट जाती है। जब इंडिया को हम यहीं तक सीमित करते हैं, तब केन बेतवा के विस्थापन के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनकी बात भी छूट जाती है। जब हम इन पूरे के पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को यहीं तक सीमित करते हैं, तब मणिपुर में पिछले 2 सालों से जो चल रहा है वो बहुत पीछे छूट जाता है। हम अफराजुल की हत्या को भी भूल जाते हैं जो चित्तौड़ में, उदयपुर में हुई थी। हमने तमाम उन लोगों को भूल जाते हैं जो पिछले दिनों भीलवाड़ा में हमने देखा था 15 अगस्त के दिन, जब आदिवासी परिवारों को झंडारोहण के समय जब मंच पर बुलाया जाता है तो एक बड़ा तबका जो अपर कास्ट से आता है वो पहले तो विरोध करता है कि अगर इनको आपने कुर्सी पर बैठाया तो क्या हम नीचे बैठेंगे। और वो अपना विरोध इस हद तक रखता है कि वो झंडारोहण होने से पहले अपने बच्चों को लेकर के स्कूल से निकल जाता है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स ने कहा था कि हम किसी के साथ भी कास्ट की लाइन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और हम सबको जगह देंगे। तो जब राम और हे राम की लड़ाई हम लोग रखते हैं और पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को जब समेटने की कोशिश करते हैं, तब ये तमाम लोग छूट जाते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं जो अंडमान निकोबार के आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं, जिनकी जमीनों को अलग अलग तरीके से छीना जा रहा है, वो तमाम लोग इस आइडिया ऑफ इंडिया में छूट जाते हैं। और ये छूटने का सिलसिला ऐसा नहीं है कि पहली बार आज हो रहा है। हमने पूरा आजादी का आंदोलन देखा। उस आजादी के आंदोलन में भी यही हुआ कि हमने ये मान लिया कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, जो मिडिल क्लास जो लड़ाई लड़ रहा है, जो अपर कास्ट जो लड़ाई लड़ रहा है, वही बस नेशनल मूवमेंट है, वही बस आजादी की लड़ाई है। बाकी सब तो ऐसे ही कुछ कुछ कर रहे हैं। और वहीं से ये जो पूरा इंडिया का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग समेटने की कोशिश करते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया माने जो कॉलोनियल ईरा में जो आजादी की लड़ाई चली, संविधान और संविधान के बनने की प्रोसेस और उसके बाद का भारत, बस हमें एक सिंपल लाइन दिखती है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे बहुत इतर आदिवासी समाजों में भी जाकर के देखेंगे, जिन वैल्यूज की आप बात करते हैं, जिस डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि 2-3 अलग अलग किस्म के समाज के लोग, समुदायों के लोग यहां रह रहे हैं या धर्मों के लोग रह रहे हैं। डाइवर्सिटी का मतलब उन संस्कृतियों से भी है, भाषाओं से भी है और तमाम मान्यताओं से और पूजा पद्धतियों से भी है डाइवर्सिटी का मतलब। आज की तारीख में हमने तमाम डिबेट को बहुत छोटा कर करके देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यूसीसी आ रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, और यूसीसी पर आप देखेंगे तो पता चलेगा चारों तरफ सन्नाटा है। एक जगह जहां से विरोध आने की संभावना थी, उसको उन्होंने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया, आदिवासियों को। लेकिन सोचिए कि यूसीसी के नाम पर चल क्या रहा है। क्या यूसीसी सिर्फ इतने तक ही सीमित है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी करेगा, एक ही पत्नी या पति रखेगा? क्या यहीं तक सीमित है यूसीसी? यूसीसी के नाम पर जो यूनिफॉर्मिटी वो लेकर के आना चाह रहे हैं, वो आपकी तमाम किस्म की
जो पहचान है, वो चाहे आपकी धार्मिक पहचान हो, चाहे आपकी कल्चरल पहचान हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे बाकी लेगेसी हो, सबको वो बेसिकली एक जगह यूनिफॉर्म तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है। वो एक रूपता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो मेजोरिटी है, जैसा वो दिखाना चाहते हैं, उनके लिए जो मेजोरिटी है, उनकी जो लाइन है, वैसा ही सब कुछ हो जाए। और इसीलिए आप देखेंगे तो वो आइडिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी सूट होता हुआ दिख रहा है और कोई उस पर कुछ नहीं कह रहा है। पूरे देश में एक तरीके का सन्नाटा है। लेकिन हमने यही सन्नाटा हमने पहले भी देखा था जब देश में SIR शुरू हुआ था, और तब सारे लोग चुप थे, ज्यादातर ने चुप्पी साध ली, और उसके जब परिणाम आने शुरू हुए तब उस पर चर्चाएं होना शुरू हुई कि किस तरीके के आइडियाज को लेकर के भाजपा आगे बढ़ रही है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी जो डिक्शनरी है, हमने अपनी जो पॉलिटिकल लाइन है, उसमें भी ये देख लिया है कि कौन सी लाइन ऐसी है जो मिडिल पाथ को लेके चल रही है, किस में हम थोड़े से सेफ चलते रहे, किस में हमारा वोट बैंक बचा रहे। अभी साथी बात कर रहे थे कि हमें उन लोगों से भी बात करनी चाहिए जो बीजेपी के साथ में गए थे या बीजेपी के साथ रहे हैं या बीजेपी को वोट देते रहे, उन्हें हमारी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। कहने में बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग पिछले 13 सालों से जो गालियां खा रहे हैं लगातार, उन्हीं लोगों के द्वारा लगातार पिछले 13 साल से गाली खा रहे हैं। आए दिन धमकियां मिलती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे तमाम जगह हों, उन्हीं लोगों के द्वारा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में गाली दी जा रही है, घर के अंदर गालियां दी जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें माफ करके अंदर ले आना चाहिए? कम से कम मेरा इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं माफी देने वालों में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं माफ करने लायक हूं नहीं, क्योंकि बहुत सहा है। मैं इस बात में पक्का यकीन करता हूं कि एकदम वही बेल्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि आप दरअसल ये आपकी कंपल्सन हो सकती है कि आपको चुनाव जीतना है, क्योंकि आपका ये वोट बैंक हो सकता है, और आप दरअसल उन्हीं आइडियाज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक ने मंदिर बना दिया राम जी का, आप चले हैं शिव जी का बनाने। दरअसल आप पूरे के पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को ही जो है आपने अपनी सहूलियत से मोड़ लिया अपनी तरफ, क्योंकि एक ताकतवर फोर्स ने एक बड़ी लाइन आपके सामने खींच दी। अब आप उसी के सहारे सारे थोड़ा सा दूरी बना करके वही लाइन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये रास्ता ही नहीं था, आपका रास्ता दूसरा था, आपके प्रिंसिपल्स दूसरे थे, लेकिन आपने भी उसी के पीछे पीछे चल दिए हैं। वो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप सॉफ्ट बन करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बस माथे पे वो तिलक लगा लिया है तो आपने गले के अंदर जो है कपड़े के अंदर जनेऊ डाल लिया है, बस इतना ही है आप पर। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये कम से कम जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात आदिवासी करते हैं, जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात फूले करते हैं, जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात बाकी तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग कर रहे हैं, उसको एक तरीके से कहा जाए तो आप उस आइडिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, जब हम लोग इन तमाम लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, वो लड़ाई चाहे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की हो, तब हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना है, हमें बाकी लोगों से भी लड़ना है जो पूरे के पूरे इंडिया को एक ही लाइन में, एक ही खांचे में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी दरअसल आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वही काम अपना रहे हैं, उन्होंने भी सेम पैरामीटर ले रखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन तमाम समाजों के दर्शन को समझने की कोशिश करें, हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करें, हम अपनी कल्चर को समझने की कोशिश करें, तभी जाकर और उनको बचाएंगे तो अपने आप आइडिया ऑफ इंडिया बचेगा। हम यूनिटी के नाम पर, यूनिफॉर्मिटी के नाम पर दरअसल आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसीलिए जब हम लोग इन बातों को कहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है
कि भाई आज की तारीख में पूरे देश में जो पूरी प्रोसेस पिछले आज़ादी के बाद से चल रही थी डेवलपमेंट की, उसमें अक्सर हमने देखा कि डेवलपमेंट का पूरा पैरामीटर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, बड़े बड़े शहर बसाए गए, लेकिन किसकी कीमत पर? उसका खामियाजा किसने उठाया? उसका नुकसान किसने भुगतान किया इस देश को? आपको पता चलेगा कि वो आदिवासी हैं जो इसका भुगतान कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरे देश भर में तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेट के जो लोग, जो सरकारों में जो लोग हैं गैर आदिवासी हैं, उन्हें लगता है कि ये जो संसाधन है ये नेचुरल रिसोर्सेज है और ये उनकी संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, इसको जैसे चाहे एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन वो सिर्फ संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आदिवासियों में जंगल का जो मतलब है वो केवल जंगल नहीं है, पेड़ का मतलब केवल लकड़ी नहीं है, नदी का मतलब केवल पानी नहीं है, पहाड़ का मतलब केवल पत्थर नहीं है। जंगल उनकी संस्कृति है, पहाड़ उनकी स्मृति है, नदी उनका जीवन है। आप उस आइडिया ऑफ इंडिया को, जिसको आदिवासी डिफाइन करते हैं, जब आप उनसे उनकी नदी छीनते हैं, उनका पहाड़ छीनते हैं, उनका जंगल छीनते हैं, तब उस समय आप उनसे सब कुछ छीन ले रहे हैं। और इसीलिए जिस आइडिया ऑफ इंडिया की हम लोग बात करना चाहते हैं, मैं जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, उसमें ये तमाम तरीके की चीजें शामिल हैं। उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, उनकी सामूहिक स्मृतियां, उनकी कल्चर, उनका दर्शन, उनकी पूजा पद्धति भी उसमें शामिल है। जिस डेमोक्रेसी को हम आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट मान करके चलते हैं और कहते हैं कि इस देश में आजादी के साथ जो है लोकतंत्र आ गया, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि इस देश की बुनियाद में और खास करके आदिवासी समाज में लोकतंत्र पहले दिन से मौजूद हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूं, 1824 में जब त्रिपुरा के अंदर यू तिरोत सिंह को राजा चुनाया गया था, उसे राजा चुना गया था वोट के माध्यम से 19वीं सदी के शुरुआत में। और वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आदिवासी समाज में स्वशासन की, स्वायत्तता की ऐसी हजारों परंपराएं हैं जहां डेमोक्रेटिक सेटअप्स जिंदा हैं, जहां स्वायत्तता, स्वशासन जो है वो जिंदा है, वो मूल्य जिंदा है। और इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में एक बात कहते हैं कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि आदिवासी इस धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं, और अगर किसी को लोकतंत्र सीखना है तो आपको सीखने की जरूरत है। और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इस देश में आर्यों की फौज है जो लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। हम लोकतंत्र से जो है आइडिया ऑफ इंडिया को जोड़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा इस देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो तमाम तरीके की चीजें, जिस आइडिया ऑफ इंडिया की हम लोग बात करें, इंडिया का मतलब दरअसल समेट करके रख दिया हमने ज्योग्राफिकल टेरिटरी से, कि हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से जो है मिजोरम तक का हिस्सा जो है यही जो है इंडिया है। हमने उसको सीमित कर दिया भौगोलिक क्षेत्र तक, हमने राष्ट्र को यहीं तक समेट दिया। लेकिन आदिवासी दर्शन में राष्ट्र से पहले समुदाय आता है। अगर उस समुदाय की स्वतंत्रता खत्म होती है, उस समुदाय में रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता अगर खत्म होती है, क्योंकि आदिवासियों में स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा है समुदाय की स्वतंत्रता है। व्यक्ति से ज्यादा अहमियत समुदाय को दी गई है, क्योंकि हम व्यक्ति के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। और उस सेंस में हमने एक रेस शुरू करवा दी। हम इंडिविजुअल राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन कभी कम्युनिटी राइट्स की बात नहीं करते। तो इसीलिए जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात मैं यहां करने के लिए आया हूं, वो आइडिया ऑफ इंडिया, वो चश्मा मेरा आदिवासी समाज से आता है। उस आदिवासी समाज से जिसे आज की तारीख में कोई रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहता। अवय खाका एक बात कहते हैं, उनकी एक कविता थी कि आई एम नॉट योर डेटा। उस पूरी कविता का अगर मजमून आप हिंदी में समझें तो इस बात से इनकार करते हैं कि मैं केवल आपके फाइलों में दर्ज आंकड़ा नहीं हूं,
मैं आपकी योजनाओं में दर्ज बजट नहीं हूं। वो जनगणना के रिकॉर्डों में दर्ज जो इंसान है वो मैं नहीं हूं। आपने दरअसल मुझे यहीं तक सीमित कर करके छोड़ दिया है। आप देख लीजिए, तो इस देश में आइडिया ऑफ इंडिया की जब भी बात होगी, बहुत सारा क्योंकि हम सब लोग एकेडमिक डिस्कोर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई, आइडिया ऑफ इंडिया के नाम पर भी किताबें हैं, और जिन्होंने मेकर्स ऑफ जो है मॉडर्न इंडिया या मेकर्स ऑफ जो है तमाम तरीके की इस तरीके की जो किताबें लिखी, ठीक है, आप उन तमाम किताबों को देख लीजिए, क्या उसमें आदिवासी है? नहीं है। सुनील खिलनानी की एक किताब आई थी इनकार्नेशंस के नाम से, गौतम बुद्ध से लेकर के धीरू भाई अंबानी तक मौजूद है, लेकिन आदिवासी नहीं मिलेगा। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रामचंद्र गुहा का जिक्र हो रहा था, एक आदिवासी नहीं है। बैरियर एल्विन को शामिल कर रखा, उनको एक आदिवासी नहीं मिला मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में। सो प्रॉब्लम दरअसल जो है ना, वो हर जगह है। वो लिटरेरी ट्रेडिशन में भी है, वो हिस्ट्री राइटिंग में भी है, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी है, वो हर जगह मौजूद है। और इसीलिए जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं जिसे भुलाने की कोशिश की गई, जिसे नेशनल मूवमेंट में, जिसे किताबों में जिन आदिवासियों की पूरी लड़ाई को विद्रोह तक समेट दिया गया और कहा गया कि एक छोटी सी लाइन थी, ये कुछ लोग थे जो हल्ला कर रहे थे। दरअसल आप देखेंगे तो ये वही लोग थे जो अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो संसाधन उनके निजी नहीं थे, वो इस देश के संसाधन थे जिनको बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे थे। उस विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस समय इस देश का बड़ा तबका ब्रिटिशर्स के साथ अलाइन कर चुका था, उनके साथ गठजोड़ करके सत्ता चला रहा था, उस समय आदिवासी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तिलका मांझी से लेकर के और कालीबाई भील तक की पूरी लड़ाई देख लीजिए। आजादी के 2 महीने पहले तक आदिवासी कॉन्स्टेंटली इस देश को बनाने की, इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने की, इसको बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। और वो सिर्फ वही खत्म नहीं हो जाती है कि 1947 में एक हम नया जो है हम खुद लोग रूल करने लगे, कहानी खत्म हो गई। वो आज भी इस आइडिया ऑफ इंडिया को डिफाइन कर रहे हैं, इसको जो है डिफेंड कर रहे हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों के पास जो विचार है, दूसरों के पास जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो दरअसल वो सबके लिए नहीं, वो उनके अपने के फायदे के लिए है केवल, क्योंकि संसाधन उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने समेट करके रख दिए हैं। तो इसीलिए आज भी आदिवासी देश के हर हिस्से में, गुजरात से लेकर के मिजोरम तक, उसी आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।